जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए जो है आज की क्लास जो है बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न आज की क्लास में करने वाले हैं। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास में हम लोग रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। रीजनिंग कर सकते हैं, रीजनिंग के प्रश्न हो जाएंगे, मैथ के प्रश्न होंगे, उसके साथ साइंस के भी प्रश्न होंगे, जीके जीएस के भी प्रश्न हो जाएंगे। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक तरीका से विस्तार पूर्वक उसको समझेंगे और आगे करते चलेंगे प्रश्न को। तो ये क्लास आप जरूर देखिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो देखिए प्रश्न पहला पहला जो प्रश्न है कि यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का जो आभासी चपटापन होता है यह कौन सी परिघटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और ध्रुवण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ये ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। ये जो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो सूर्य का आभासी इसके बाद चपटापन जो होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जो प्रकाश के अपवर्तन के परिघटना के कारण ही जो सूर्य का वास्तविक और सूर्योदय से पूर्व और वास्तविक सूर्यास्त के बाद जो दृष्टिगोचर होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा जो देश है वह 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? कौन सा देश है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो रहा है बुल्गारिया। ये एक देश है बुल्गारिया। यही जो देश है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रथम विश्व युद्ध के बात किया है तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और यह जो युद्ध चला था 1918 तक चला था। मतलब रहा बात की इसके बीच में गैपिंग कितना हो गया, 4 साल का हो गया। तो ये जो युद्ध था 4 साल तक चला था। 1914 में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ था 1914 में हुआ था और ये जो युद्ध था 1918 तक चला था। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से देश शामिल थे। देखिए यहाँ पे कुछ आया बात केंद्रीय बल और एक जो होता है युद्ध गठबंधन, एक गठबंधन देश होता है गठबंधन। तो इस गठबंधन देश में कौन कौन से जो देश हैं इसमें शामिल थे? तो इसमें रूस था, इसके बाद इटली देश जो हो गया इटली शामिल था, इसमें अमेरिका हो गया, इसके बाद फ्रांस हो जाएगा और बात करें तो ब्रिटेन होगा। ये सारे जो देश थे ये गठबंधन देश कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात आ गया कि केंद्रीय बल वाले देश कौन कौन से होते हैं। केंद्रीय बल वाले देश जो होंगे यहाँ पे कौन कौन से होंगे? तो केंद्रीय जो शक्ति कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी होगा, इसके बाद अगर बात करें हंगरी होगा, इसके बाद बुल्गारिया हो जाएगा, बुल्गारिया ये देश है। इसके बाद और अन्य सारे जो देश होंगे ये केंद्रीय बल शक्ति में शामिल होंगे। तो यही बात यहाँ पे कहा है कि जो युद्ध हुआ था तो बुल्गारिया देश ने ब्रिटेन के खिलाफ जो है केंद्रीय बलों में शामिल हो गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है। ये तीसरा जो प्रश्न कर रहा है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। जो टिहरी बांध है ये कहाँ पर है, कौन से नदियों के संगम पर स्थित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है भागीरथी एवं भीलगाना। ये जो नदियां है दोनों इसी संगम पर जो है टिहरी बांध को बनाया गया है। अब यहाँ पे बात है कि टिहरी बांध कहाँ पे है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, टिहरी जिले में है। कौन सा जिले का अगर बात करें तो कौन सा जिले में है? तो टिहरी जिले में है। कौन सा जिले में है? तो टिहरी जिले में। ओके, ये भागीरथा और भीलगाना नदी के संगम पर बनाया गया है। और जो भागीरथी नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी होती है। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, हाँ, सहायक कह सकते हैं या प्रमुख सहायक कह सकते हैं।
प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। ओके, और ये जो नदियां हैं ये बिजली और सिंचाई के लिए, बिजली और सिंचाई के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? तो कह सकते हैं बिजली और सिंचाई के लिए ये जो नदियां है ये बहुत आवश्यक है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई अर्धचालक जो है कह सकते हैं जैसे कांच हो गया, अर्धचालक है, इसका अगर ताप बढ़ाते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही रहा है, बढ़ती है। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो साथियों बढ़ती है, क्योंकि अब रही बात की अर्धचालक होता क्या है। तो अर्धचालक जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वैद्युत चालकता जो होती है, जैसे वैद्युत चालकता का मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है, वैद्युत चालकता की बात क्या है, तो वैद्युत चालकता में आ जाएगा तांबा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। तो वैद्युत चालकता से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए अगले प्रश्न आप आते हैं। देखिए साथियों ये प्रश्न जो है रीजनिंग का प्रश्न आ गया, 5 नंबर प्रश्न। यदि एक कुट भाषा में ब्रांच को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हम पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तब इसके बाद आंसर पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ब्रांच, BRANCH, ब्रांच हो गया, और इसका जो कोड दिया गया है यहाँ पे EPDLFF दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो होता है 2 होता है, 18 होता है, एक कोड होता है इसका, 14 हो गया, 3 होता है, इसके बाद 8 होता है। ओके, यहाँ पे 5 हो गया, 16 हो गया, 4 होता है, 12 हो गया, 6 होता है, 6 होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद 5 है, इस तरह के करिएगा कंपैरिजन। यहाँ पे 2 के बाद 5 है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। 18 के बाद देखिए यहाँ पे 2 घटाया गया है, -2 किया गया। यहाँ पर भी देखिए साथियों, यहाँ पर भी 3 को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। यहाँ पर भी देखिए 2 क्या किया गया? घटाया गया। तभी तो देखिए, तो 2 के बाद 3 जोड़े तो 5 हुआ, 18 में से 2 घटाए तो 16 हो गया, 1 में 3 जोड़े तो 4 हो गया, 14 में 2 घटाए तो 12 हो गया। समझ में आप लोग को आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 3 जोड़ा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 घटा देंगे। क्लियर हो गया? तो ये जैसा जो पहला किया गया है उसी प्रकार हमको सेकेंड वाले को साथ करना होगा। जिससे यहाँ पे दिया है मास्टर, यहाँ पे दिया है मास्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एम का जो होता है कोड कितना होता है? तो 13 होता है, ए 1 होता है, एस का कितना होगा? 19 होगा, 20 होता है, 5 होता है, और यहाँ पे कितना होता है? आर का 18 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले इसमें 3 जोड़ा गया है, तो मास्टर में हम 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एम के बाद 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पी आएगा। इसके बाद ए में जो है हम क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे STU भी हो जाएगा। इसके बाद अगर इसके बाद हम घटाते हैं तो आर हो जाएगा, और ई के बाद कितना होगा? एच होगा, और आर के बाद क्या होगा? पी हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने 3 को जोड़ दिया, इसमें हमने 2 को माइनस कर दिया, इसमें 3 को फिर से जोड़ दिया, तो यही प्रक्रिया यहाँ पे हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है कौन सा सही हो रहा है? तो राइट आंसर जो है यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आप लोग को क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रीजनिंग का प्रश्न जो है आपको, ये जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं, ये सवाल जो है आपको कराएंगे। एक क्लास ले लेंगे, आपको अच्छे तरीका से समझा देंगे, आप कैसे कोड होता है कैसे नहीं होता है ये सारे आपको ट्रिक के माध्यम से करा देंगे। अगर आपको ये क्लास चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे और ऐसा सवाल आपको जो है करा देंगे जिससे आपको कभी भी ऐसे सवाल को करने में परेशानी नहीं होगी। ओके, अब देखिए 6 प्रश्न पे आते हैं। 6 जो प्रश्न है साथियों ये मैथ का प्रश्न है। करे कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है और 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले इसे छोटे घन में काट लिया गया है। कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतहें जो है रंगहीन हो जाएगी? तो घन आपको पता है, घन जो होता है इस तरह का होता है। ओके, ये नहीं, घन देख लीजिएगा, ये
ऐसे हम लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इस तरह का हम लोग घन बना देते हैं सिंपल तरीका से। ये घन होता है। ओके, ये घन हो गया। ठीक है, तो यही बोला है कि घन एक घन है जिसका भुजा जो है दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं घन की जो भुजा हो जाएगा वह कितना सेंटीमीटर दिया है, तो वह 5 सेंटीमीटर दिया है। घन की भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया। और यहाँ से एक एक सेंटीमीटर क्या कह रहा है, एक एक सेंटीमीटर भुजा के छोटा घन काट रहा है। एक एक सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन को काटने पर, छोटे घन जो है काटने पर, ओके काट रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र आपको बताते हैं, जरूर याद करिएगा, क्योंकि दो सतहें रंगहीन पूछा गया है। यहाँ पे दो सतहें जो है रंगहीन पूछा गया है। तो दो सतहें रंगहीन वाले घन की संख्या, रंगहीन वाले घन की संख्या, घनों की संख्या, इसका एक ट्रिक होता है साथियों। आप इस ट्रिक को जरूर याद करिएगा। n-2 गुणा कितना होता है, 12। n-2 गुणा 12, क्योंकि घन की भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो n की जगह पर हमको क्या करना होगा, 5 को रखना होगा। तो n के जगह पर 5 रखेंगे, -2 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 12। तो 5 में से 2 घटा 3 और गुणे 12, बर्तियाई कितना हो गया साथियों, तो 36 हो गया। 36 क्या होगा, यहाँ पे घन होंगे। ओके, समझ में आप लोग को आ गया। जो जिनकी दो सतहें रंगहीन है वह घन कितने होंगे, तो वह घन 36 हो जाएंगे। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। ये घन है, घन की भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है, एक एक सेंटीमीटर के छोटे घन को काटना है, और दो सतहें जो है उसका रंगहीन होना चाहिए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, रंगहीन वाले घनों की संख्या n-2 गुणा 12, n का मान 5 दिया है, आप कर दीजिएगा हल, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। इतना सारा क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 7 प्रश्न को, जो यहाँ पे 7 प्रश्न लिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे बात है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, हम 7 बटा में 11 है, कितना है, 7 बटा में 11 है। तो आप क्या करिएगा, तुरंत 11 में 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। 0 पॉइंट आपको पता है, 0 पॉइंट अगर 0 पॉइंट बैठा देता है तो यहाँ पे हम कितना भी 0 को बैठा सकते हैं। तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, फिर 3 से होगा 11 छक्का 66, मतलब 0.63 हो जाएगा। तो इसका निकालने पर आ रहा है 0.63 आ रहा है। इसके बाद 3 बटा में 4 को अगर हम देख लेते हैं, तो 4 में यहाँ से 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 पॉइंट बैठाएंगे, तो 4 7 28 हो जाएगा। इसके बाद 2 शेष बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो 0 कितना हो गया, 75 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 4 बटा 5 हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 से, देखिए यहाँ पे तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 बटा 4 है साथियों, 5 बटा 4 है ना, तो 4 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 बटा 4 है, तो एक मर्त में चला जाएगा, 4 हो गया। यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 था, 1 पॉइंट इसको 2 हो जा रहा है। ओके, इसके बाद 4 बटा 5 है, तो हमको 5 में 4 से डिवाइड करना होगा, तो 0 पॉइंट बैठाते हैं तो 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी जो संख्या है यहाँ पे कौन सा भिन्न हो रहा है, तो ए ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं 0.6 आया है, इसका 0.7 है, 1.2 है, 0.8 है। तो सबसे छोटा भिन्न तो साथियों यही हो रहा है, सबसे छोटी संख्या यही हो रहा है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए 8 प्रश्न पे, 8 जो प्रश्न है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो रहा है, यह कृष्णराज तृतीय जो है ये मैसूर के राजा बनाए गए थे। कब, 1799 में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। तो कह सकते हैं ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो टीपू मारा गया, जब टीपू सुल्तान की मौत हुआ था, तो उस समय अंग्रेजों ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया था, और उस पर जो है सहायक संधि का आरोप भी जो है कर दिया गया था। किस पर, तो कृष्णराज तृतीय पर। प्रश्न देखिए अगला 9 जो प्रश्न है कि क्वार्टाज का रासायनिक नाम क्या होता है। ये क्वार्टाज का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोरेट,
और सोडियम फॉस्फेट, यहाँ पे ट होना चाहिए, छूट गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो रहा है साथियों, ये सही हो रहा है। सोडियम सिलिकेट जो है क्वार्टाज का जो रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट है। इसको क्वार्टज को कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, स्फटिक भी इसको कहा जाता है, स्फटिक। ये भी आपको कभी कभी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो है क्वार्टाज है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला एक खनिज है। भूपर्पट्टी कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला खनिज है। पाया जाने वाला क्या है दोस्तों, तो पाया जाने वाला एक खनिज है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। और इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम सिलिकेट होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, सोडियम सिलिकेट का इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है घड़ियां बनाने में किया जाता है। जो घड़ी होते हैं ना, घड़ियां बनाने में इसका इस्तेमाल जो होता है, जो हम लोग हाथ घड़ी पहनते हैं, जैसे घड़ी का टाइम देखते हैं, तो ये इसके बनाने में जो है सोडियम सिलिकेट का उपयोग होता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न 10। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है, बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन सी अनुसूची होनी चाहिए, तो पहली, चौथी, पांचवी और 10वीं। राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए जो चुने जाने वाले जो सदस्यों की संख्या होती है, वह संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। पांचवी में अगर बात करें, पांचवी अनुसूची में, तो इसमें आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन होता है। पांचवी में बात करें तो आदिवासी, याद करना होगा आपको, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन। ओके। अगर बात करें 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची की बात करें, तो इसमें दल बदल क्या होता है, दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में साथियों, तो 10वीं अनुसूची में। याद करना होगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी जो है प्रावधानों का उल्लेख किया गया, प्रावधानों का उल्लेख किया गया, यहाँ पे छूट गया है। और पांचवी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए जो है यहाँ पे उपयोग किया गया है। ओके, क्लियर हो गया। अगला देखिए प्रश्न 11, मैथ का सवाल आ गया। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो इसको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 540 का हम लोग यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। पहले मेन जरूरी है फैक्टर, तो 2 से करेंगे तो 27 दूनी के 54 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी के 6, 35 हो जाएगा। इसके बाद करते हैं 3 से चला जाएगा साथियों, तो 3 चौके 12 चल जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15 हो जाएगा। ओके, फिर से चल जाएगा 3 से 15 या 45 हो जाएगा। फिर 30 से चल जाएगा, 3 पाँचे 15 हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो अगर इसका गुणनखंड हमने करा तो 2 कौगो है, यहाँ पे 2 दो गो है, तो 2 के पावर 2 लिख लेंगे। इसके बाद 3 कौगो है साथियों, तो 3 यहाँ पे 3 गो है, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। और 5 एक बचा, तो 5 एक लिख दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या पूछना है, तो गुणनखंडों की जो संख्या होता है, एक ट्रिक होता है इसका, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की जब संख्या आपको निकालना होगा, तो इसका क्या ट्रिक होता है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो इसका संख्या अगर निकालना होता है, तो एक फार्मूला होता है, n1 + 1 होता है। इसके बाद n2 प्लस जो है 1 होता है। इसके बाद n3 + 1 होता है। इसे जरूर याद करिएगा, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, n + 1 होता है। यह कहाँ तक, n तक हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, जो n जो होगा यहाँ पे घात की संख्या है, n जो है घात की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो n1 का मान दिया 3 तक निकला है, तो हमने 3 तक लिख दिया। अगर 4 तक होता तो 4 तक लिखते। n1 जो है घात की संख्या, पहला 2 अब +1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो घात है तीसरा में 3 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, n3 है, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो 2 1 3 गुणा हो जाएगा, 3 1 4 गुणा कितना 1, तो 4 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा साथियों, 1 1 2,
तो चरती 12 दूनी के 24 है। तो 540 के गुणनखंडों में जो कुल संख्या हो रही है 24। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद देखिए 12 प्रश्न पे आते हैं। 12 जो प्रश्न कर है कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 1908, 1909, 1919, 1935। राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है 1919 में, क्योंकि जालियांवाला बाग की जो घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ओके, ये जो है 13, उस दिन कौन सा दिन था? 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था दोस्तों? तो बैसाखी का दिन था उस समय। उस दिन 13 अप्रैल को कौन सा दिन था? तो बैसाखी का दिन था। उस समय जो लोग थे यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट जो उस समय चल रहा था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जगह इकट्ठा होकर इस पर कानून के उल्लंघन के नाम पर वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जनरल डायर के जो वहां पे सैनिक थे, जनरल डायर ने सैनिकों को ऑर्डर दिया और उन पर अंधाधुंध गोली जो है चलाना शुरू कर दिया गया, जिसमें से बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसमें महिला भी थी, महिला पुरुष छोटे छोटे सारे बच्चे भी उसमें शामिल थे। तो ये जो नरसंहार हुआ था इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना लगा। ओके, अब यहाँ पे 1909 की बात आया है। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ये ध्यान रखना होगा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है इसको लागू किया गया था, ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद अगर बात करें, हाँ ठीक है, 1919 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, ठीक है साथियों। और इसके बाद 1919 में अगर बात करें तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम भी पारित हुआ था 1919 में, याद करना होगा। भारत सरकार अधिनियम भी पारित हुआ था 1919 में। अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम है। तो आपको छोटी छोटी पॉइंटों को जिक्र किए हैं, आपको जरूर जो है ये सारी चीज को याद करने होंगे। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13 जो प्रश्न है कि बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। 70 में, 72 में, 75 में, 71 में। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन जो सही हो रहा है 1971 में जो है बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और 1971 से अगर बात करें तो पूर्व यह पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश जो देश था 1971 के पूर्व, 1971 के पूर्व जो है ये किसका हिस्सा था? तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे पूर्वी पाकिस्तान के भी नाम से जाना जाता था। इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ओके, और 1971 में जब आज़ादी के पूर्व, जब पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन जब चलाया गया था, तो उस समय बहुत सारे आंदोलनों को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट नाम के एक जो है सैन्य कार्यवाही किया गया था। ओके, और उसी के समय जो है कह सकते हैं कि 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान पर अपनी जीत को विजय दिवस के रूप में मनाता है। कौन से दिवस के रूप में मनाता है? तो विजय दिवस के रूप में मनाता है। क्लियर हो गया। अगला जो प्रश्न है 14 प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है। ऑप्शन हॉर्न सिल्वर, मणिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कास्टिक। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। जर्मन सिल्वर में जो है यहाँ पे चांदी नहीं होता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है। कौन सी धातु है? तो जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है, जो किससे मिलकर बना होता है? तो जो तांबा, इसके बाद जस्ता और कह सकते हैं निकेल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? तो तांबा, जस्ता, निकेल से मिलकर बना होता है। और जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु होता है। ओके, और यहाँ पे हॉर्न सिल्वर, मणिक सिल्वर
और लूनर कास्टिक में चांदी पाया जाता है, जो बर्तन बनाने के उपयोग में आता है। चांदी बनाया जाता है जो बर्तन बनाने के काम में आता है। लूनर कास्टिक, मणिक सिल्वर और हॉर सिल्वर, इसमें तीनों में चांदी पाया जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए 15 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इंसुलिन। राइट आंसर यहाँ पे एमाइलेज जो है ये सही हो रहा है। एमाइलेज सही हो रहा है क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित एंजाइम जो होता है एमाइलाइज होता है। स्टार्च को यह क्या करता है एमाइलाइज? ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में तोड़ता है। और ये मनुष्य के लार में पाया जाता है। ये जो होता है कहाँ पे पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में पाया जाता है। ठीक है। और ये जो एंजाइम है टाइलिन भी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। टाइलिन भी कह सकते हैं, टाइलिन भी स्टार्च के रूप में पाचन होता है, ये भी लार में पाया जाता है। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गया। इंसुलिन जो है एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ये इंसुलिन जो है एक प्रकार का कह सकते हैं हार्मोन है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। पेप्सिन कह सकते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। ओके, इतना सारा क्लियर हो गया। लाइपेस जो है एंजाइम, ये भी एंजाइम है, ये वासा के पाचन से संबंधित है। ये किसके संबंधित है? तो वासा के पाचन से संबंधित है। ओके, क्लियर हो गया। अगला देखिए प्रश्न 16। अब 16 प्रश्न मैथ से रिलेटेड है। 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदी और 20 रुपए बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या होगा? तो मान लेते हैं कि माना कि शर्ट का मूल्य X है। माना कि शर्ट का जो मूल्य होगा, यहाँ पे पहले मानना होगा कि पहले शर्ट का मूल्य पूछा है, तो मान लेते हैं कि माना कि शर्ट का मूल्य क्या हो गया? X हो गया। ओके, कितना प्रतिशत छूट दे रहा है? तो 25%। छूट कितना मिला? 25%। तो X का कितना प्रतिशत छूट दे रहा है? तो 25%। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 रुपया क्या करता है? वह बचाता है। तो देख लीजिए X का के मतलब गुणा होता है, प्रतिशत के मतलब 25/100, इक्वल टू कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ से कटा लीजिए 25 चौके 100। X बराबर कितना? 20। आइए तिरछा तिरछी गुणा हो जाता है 4, तो X बराबर 20 चौके 80 हो गया। तो 80 रुपया क्या करेगा? वह बचाएगा। बी ऑप्शन क्लियर हो गया साथियों। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग बता दीजिएगा। 17 जो प्रश्न है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? कौन सी है? विद्या, जया, चंपा, लेखा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद गेहूं एवं धान के उत्पादन में हुई जब वृद्धि के कारण, जब मतलब उस समय जब वृद्धि हुआ था, तो उस समय जो है अर्धवामन कह सकते हैं, अर्धवामन किस्मों का जो है विकसित होना था। तो ये यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न 18। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कारखाना है ये कौन से राज्य में स्थित है? बेंगलुरु, कोच्चि, पेराम्बटूर और यहाँ पे मंगलुरु में। तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा पेराम्बूर में। ये जो है पेराम्बटूर उसको नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है यहाँ पे स्थित है। ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे है दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। और अगला देखिए प्रश्न आते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा और चंद्रशेखर। राइट आंसर जो है डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर थे, जो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ये जो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे दोस्तों। तो आप समझ लीजिए, ये मुख्यमंत्री जब नहीं बने थे तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें चौधरी चरण सिंह की, चौधरी या चरण सिंह है, तो ये किसानों के नेता के रूप में प्रसिद्ध थे।
किसानों के नेता के रूप में प्रसिद्ध नेता कौन थे? किसानों के नेता के रूप में प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। कौन? तो चौधरी चरण सिंह। एच डी देवगौड़ा की बात करें, एच डी देवगौड़ा, तो एच डी देवगौड़ा है ये प्रधानमंत्री बनने से पहले ये पूर्व कर्नाटक के जो है ये प्रधानमंत्री थे, मतलब मुख्यमंत्री बने थे। ओके। और पीवी नरसिम्हा राव का बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और एच डी देवगौड़ा कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। क्लियर हो गया? ओके। आगे प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, एक 20 नंबर प्रश्न। क्लोरोजाहालिनॉल और टिनिलिअरल का जो है ये किस रूप में कार्य करता है? मतलब ये मिश्रण जो है किस रूप में काम करता है? क्लोरोजाहालिनॉल और टिनिलिअरल ये किस रूप में काम करता है? रोगाणु रोधक, ज्वरनाशक, प्रतिजैविक दर्द नाशक। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा रोगाणु रोधक जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। क्लोरोजाइनिलॉल और टर्पिनॉल यहाँ पे होना चाहिए, टर्पिनॉल साथियों, उसी को नाम कह सकते हैं, यही टिनिलिऑल है, रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है। इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखिए, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया का क्या नाम है? दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो यहाँ पे देख सकते हैं लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। राइट आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। नन होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जो बैक्टीरिया का नाम है वह है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही जो में परिवर्तित करने वाले जो बैक्टीरिया का नाम है वह है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन में नहीं दिया है। लैक्टोबैसिलस जो है ये पॉजिटिव लैक्टो एसिड बैक्टीरिया होता है। और दूध पर जो हम लोग गर्म चीजें, जब दूध पर गर्म चीज, ये जो है दूध के गर्म चीजों पर पाए जाते हैं। ठीक है। और जब हम दूध को 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और गर्म करने के उपरांत उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा दही जो है हम उसमें मिला देते हैं। तो दही में जो मौजूद जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वह धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है दूध में मौजूद लैक्टोज, जो दूध में जो मौजूद होता है लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? तो लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। और इसी कारण दही का जो स्वाद होता है हल्का हल्का कड़वा होता है। कैसा होता है? तो हल्का कड़वा होता है। तो यही कारण है लैक्टोबैसिलस का। तो आज की क्लास में हम लोग 21 प्रश्नों को किए हैं, समझ कर किए हैं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू साथियों।